आज के वीडियो में मैं सुनाऊंगी रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी कहानी रिटर्न ऑफ इम्रे। तो सुनते हैं इस कहानी को हिंदी में मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। साल है 1821। जब उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव में इम्रे नाम का एक आदमी, जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर है, वह अचानक गायब हो जाता है। वो कहाँ चला जाता है किसी को कुछ नहीं पता। उसके दोस्त उसे ढूंढते हैं, उसे फ़ोन करते हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। वह किसी से बिना कुछ कहे ऐसा गायब हो जाता है जैसे उसे आकाश लील गया या धरती निकल गई। दिन, महीने, साल बीत जाते हैं, किसी को मालूम नहीं पड़ता। अंत में उसकी माँ, जो कि इंग्लैंड में रहती थी, उन्हें मैंने फ़ोन किया और उनसे कह दिया कि आपका बेटा इम्रे अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम सबको यकीन हो चुका था कि इम्रे अब इस दुनिया में नहीं रहा। इम्रे जिस घर में रहता था वह घर भी अब कई वर्षों से खाली पड़ा है। उसमें हमारा एक दोस्त अब रहने लगा है। उसका नाम है स्ट्रिकलैंड। स्ट्रिकलैंड पुलिस में इंस्पेक्टर है। वह अपने एक कुत्ते के साथ उस घर में रहता है। उस घर में कुल 8 कमरे हैं। जब मैं उस गांव में किसी काम से गया तो मुझे आसपास कोई भी रुकने की जगह नहीं मिली। तब मैं इमरे के घर में ही कुछ दिन बिताने के लिए चला गया। स्ट्रिकलैंड मेरा भी दोस्त था। उसने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया और मुझे एक बहुत अच्छा सा कमरा रहने को दिया। मैंने जब पहला दिन वहाँ काटा तो मैंने देखा कि स्ट्रिकलैंड का जो कुत्ता था वह दिन भर तो खूब खुश रहता, उस घर के अंदर इधर उधर भागता उछलता, मुझसे भी आकर खूब खेलता। लेकिन जैसे ही सूरज डूब जाता वह बिल्कुल चुप हो जाता और चुपचाप जाके गार्डन में बैठ जाता। फिर वह कुत्ता अंदर आता ही नहीं। चाहे पानी बरसे, चाहे आंधी आए, तूफान आए, वह गार्डन में ही बैठा रहता। वह भीग भी जाता तब भी वह अंदर नहीं आता। उस घर में सूरज ढलने के बाद एक अजीब सी मनहूसियत छा जाती थी। अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती थीं और सिर्फ 2 ही दिन मुझे वहाँ रुके हुए थे और मेरी रातों की नींद जा चुकी थी। रात में ऊपरी मंजिल पर किसी के चलने की आवाज़ आती थी। पहले दिन मैं चौंक के उठा। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया हो। दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। मैं जब फिर सोया तो मुझे सपना आया, जैसे मेरा दोस्त मुझे पुकार रहा हो। वह कह रहा हो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मेरी मदद करो। मैं भाग के स्ट्रिकलैंड के कमरे में गया। मुझे लगा कि वह मुझे पुकार रहा है। तब वह हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हें ज़रूर कोई डरावना सपना देखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। मैं अब काम नहीं कर पा रहा था। रात भर ना सोने के कारण दिन में मेरी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो रहती थी। स्ट्रिकलैंड के घर में कई नौकर थे। उसमें से बहादुर नाम का एक लंबा चौड़ा सा नौकर था। खाना बनाना और सर्व करना उसी का काम था। मैंने उससे पूछा कि क्या जब इम्रे यहाँ रहता था तब भी वो यहाँ काम करता था। उसने कहा, हाँ, इम्रे साहब जब यूरोप चले गए थे उस समय वो यहीं काम करता था। मुझे उसकी यह बात सुन के थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इम्रे यूरोप गया था, इस नौकर को कैसे पता, जबकि हम में से किसी को यह बात नहीं मालूम थी। तब मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे जानते हो कि इम्रे यूरोप चला गया था। उसने कहा कि यहाँ के सब नौकरों को यह बात पता है, वह हमें यह बात बताकर ही यूरोप गए थे। मैंने फिर उससे कुछ नहीं कहा। बहादुर किसी काम से बाहर चला गया। 2 दिन के बाद एक शाम को बहुत घने बादल छा गए थे। आज बरसात बहुत तेज़ होने वाली थी। तभी स्ट्रिकलैंड को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और वह पुलिस स्टेशन चला जाता है। उसे बहुत ज़रूरी कोई काम था। बहादुर भी हमें 6 बजे ही खाना सर्व कर देता था, फिर वह अपने काम से चला जाता था। शाम होते ही मेरा उस जगह मन घबराने लगता था। स्ट्रिकलैंड का कुत्ता तो शाम से ही बाहर बैठ जाता था। मैंने उसे बहुत बुलाने की कोशिश की। इतने तेज़ तूफान में भी वह अंदर नहीं आया। तभी मुझे एक नौकर आता दिखाई दिया मेरी तरफ। उसने कहा कि मालिक से कोई मिलने आया है, वो बाहर बरसात में खड़ा है। मैंने कहा कि उन्हें अंदर बुला लो।
तभी मैंने देखा कि खिड़की में से कोई आकृति अंदर झांक रही है। उसका चेहरा देख के मैं डर गया। मैंने भाग के दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। तभी ऐसा लगा कि घर के पिछवाड़े में कोई खटखटा रहा है। मैं उस नौकर के साथ भागते हुए अंधेरे कमरे और किचन से होते हुए उस पिछवाड़े के दरवाजे पे गया, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। मुझे अब डर लग रहा था। वो नौकर भी वहाँ बहुत देर तक नहीं रुका और चला गया। मैं स्ट्रिकलैंड का इंतज़ार करता रहा। एक एक पल मुझे वहाँ काटना भारी हो रहा था। रात के करीब 12 बजे स्ट्रिकलैंड वापस आया। उसने आते ही पूछा कि क्या मुझसे कोई मिलने आया था। मैंने कहा हाँ, कोई आया तो था। वो खिड़की में से झांका भी, खटखटाया भी, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। इस पे स्ट्रिकलैंड कुछ नहीं कहता और सिगार पीने लगता है। वो रात उस घर में बहुत डरावनी रात थी। जब मैं सोने चला गया तो ऊपर के कमरे से मुझे किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। पैर घसीट घसीट के कोई चल रहा था और खट खट कर रहा था। कभी ऐसा मालूम होता कि कोई कॉरिडोर में चल रहा है, तो कभी ऐसा लगता कि ऊपर की मंजिल पे कोई फर्नीचर खिसका रहा है। मैंने तय कर लिया कि अब एक पल भी मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं भाग के स्ट्रिकलैंड के कमरे में गया। स्ट्रिकलैंड उस समय बैठे कोई किताब पढ़ रहा था। मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि अब मैं इस घर में नहीं रुक सकता हूँ। मैं किसी होटल में जाके रुक जाऊंगा। मुझे इस घर में बहुत डर लगता है। स्ट्रिकलैंड कुछ नहीं बोला। उसने कहा ठीक है, कल सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना। हम टेबल पर बैठ गए और हम एक एक ग्लास वाइन पीने लगे। तभी लैम्प की परछाई से ऊपर से कुछ काला काला सा आता दिखाई दिया, दीवार से रेंगता हुआ। स्ट्रिकलैंड तुरंत चौकन्ना होकर उठ गया। उसके हाथ में उसकी बंदूक थी। उसने कहा सावधान हो जाओ, यह एक सांप है। इसे कराइट कहते हैं। ये बहुत ही जहरीला सांप है। मैं इसे अभी तुरंत मार गिराऊंगा। उसने दूसरे हाथ में एक डंडा ले लिया। तभी सांप वापस से ऊपर सीलिंग की तरफ भागने लगा। मेरे फ्रेंड ने सीलिंग पे डंडा मारा और वह सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चढ़ने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा था। कमरे में एक लैम्प की रोशनी के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। जब वह ऊपर चढ़ने लगा तो देखा कि ऊपर की तरफ एक गुप्त दरवाज़ा है। हमने यह दरवाज़ा पहले नहीं देखा था। यह फॉल्स सीलिंग के नीचे छिपा हुआ एक गुप्त दरवाज़ा था। जैसे ही मेरे दोस्त ने उसके ऊपर डंडे से एक दो वार किए तो वो दरवाज़ा अचानक से खुल गया और उसमें से धड़धड़ाता हुआ कुछ बहुत भारी सा सामान नीचे गिरने लगा। मैं और मेरा दोस्त दोनों किनारे हो गए। तभी टेबल पर वो भारी सी चीज़ गिर गई जो एक चादर में लपेटी हुई थी। हमारी वाइन गिर गई, हमारी ग्लास टूट गए, लैम्प छिटक के एक तरफ हो गया। तब मैंने अपना टॉर्च चलाया। हमने ध्यान से उस चीज़ को पलटा। वो एक सड़ी हुई लाश थी, लेकिन सड़ी हुई लाश के कपड़ों से भी हम पहचान सकते थे कि ये हमारा वही पुराना दोस्त है। वही हमारा पुराना दोस्त इमरे, जो इतने वर्षों से गायब था। हाँ, वो इमरे था। मेरे दोस्त ने बड़े ध्यान से उसे देखा। ये इमरे है ना? मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और हम दोनों सोफे पर बैठ गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम आगे क्या करना चाहिए। इमरे की लाश हमारे सामने पड़ी थी। तभी पीछे से वह सांप भी रेंगता हुआ उस लाश के ऊपर से होते हुए हमारे पैरों के पास आने लगा। मेरे दोस्त ने उसके ऊपर कस के डंडे से वार किया। सांप वहीं पड़ा रहा। वह मरा था या नहीं, यह देखने की भी हमें फुर्सत नहीं थी। हम तो इसी चीज़ को सोच रहे थे कि इमरे का खून किसने किया उसी के घर में, और उसकी लाश इस तरह से छुपा दी गई। हमें शक हुआ कि हो ना हो इस घर में जो 4 नौकर थे उनमें से ही किसी का काम है। तभी मैंने अपने दोस्त स्ट्रिकलैंड को बहादुर की कही हुई वह बात बताई। जब उसने मुझे बताया था कि इमरे यूरोप चला गया और घर के नौकरों ने उसे यह बात बताई थी। हमने उसी समय घर के नौकरों को बुलाया जो पीछे स्टाफ क्वार्टर में सो रहे थे। उनमें बहादुर भी था। कोई नौकर यह नहीं जानता था कि उस रात इमरे कहाँ चला गया था। बहादुर पसीने से लाल पड़ गया। सिर्फ उसे ही यह बात कैसे मालूम थी
कि इमरे यूरोप चला गया था। स्ट्रिकलैंड ने अपनी बंदूक बहादुर के सर पे रख दी। उसने कहा, तुमने ही मेरे दोस्त का मर्डर किया था। अब तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुमने यह खून क्यों किया था, नहीं तो पुलिस तुमसे यह बात आसानी से निकलवा सकती है। बहादुर पुरानी मान्यताओं को मानने वाला आदमी था। उसने कहा कि जब इमरे यहाँ रहने आया था तब एक दिन उसका छोटा सा बेटा इमरे से मिलने आया। इमरे ने बहादुर के बेटे को अपनी गोदी में बैठाया और प्यार से उसके सर पे अपना हाथ फेरा। अगले ही दिन बहादुर का बेटा बीमार पड़ गया। बहादुर को लगने लगा कि इमरे बहुत ही दुष्ट आदमी है, जिसके सिर्फ हाथ फेरने से ही उसका बेटा इतना बीमार पड़ गया। और 3 दिन के अंदर बहादुर का बेटा मर गया। बहादुर ने इमरे से इस चीज़ का बदला लेने की ठान ली और उसने मौका पाते ही इमरे का खून कर दिया। उसे चादर में लपेट के उसे दुछत्ती वाले कमरे में छिपा दिया। यह बातें सुनकर हमें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। स्ट्रिकलैंड ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा कि अब वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाएगा। तभी बहादुर ने उस अधमरे सांप के ऊपर अपना पैर रख दिया। सांप ने तिलमिला के उसे डस लिया। पल भर में बहादुर का शरीर नीला पड़ने लगा। हम सब यह देख के घबरा गए। बहादुर ने कहा, उसे किए का फल मिल चुका है। वह पुलिस थाने कभी भी नहीं जाएगा। वह जानता है वहाँ उसके संग क्या सलूक होगा। और हमारे देखते ही देखते हमारे सामने 2 लाशें पड़ी थीं, एक इमरे की, दूसरी बहादुर की। जैसे ही बहादुर मर गया, स्ट्रिकलैंड का कुत्ता बाहर से दौड़ता हुआ आया और दोनों लाशों को बड़े ध्यान से देखने लगा। स्ट्रिकलैंड ने अपने कुत्ते का सर सहलाते हुए कहा, तुम जानते थे ना, इमरे ऊपर ही था। वह उसी का भूत था जो ऊपर टहलता था। उसकी आवाज़ें तो हम सब सुनते थे, लेकिन उसे नकार देते थे या सोचकर कि यह हमारा वहम है। लेकिन इमरे हमारा दोस्त हमारी मदद चाहता था। कभी सपने में आके, कभी आवाज़ें करके वह हमसे मदद की गुहार कर रहा था, लेकिन हम ये बात समझ ही नहीं पा रहे थे। आज इमरे की आत्मा मुक्त हो गई, उसे न्याय मिल गया। इस घटना के बाद मैं 3 रात तक स्ट्रिकलैंड के संग उसके घर पे ही रुका, लेकिन अब न हमें किसी की रोने की आवाज़ आती थी, न घर में सूरज ढलने के बाद वो मनहूसियत रह गई थी। स्ट्रिकलैंड का कुत्ता भी रात में अब चैन से घर के अंदर सोता था। ये थी रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी कहानी रिटर्न ऑफ इमरे। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश कहानियाँ हिंदी में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।